हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो होने वाला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का जो चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, ये बॉटनी का चैप्टर है। तो मैं इसको आज वन शॉट में ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं जिससे वेरिएशन क्रिएट होगा, और वेरिएशन तभी क्रिएट होगा जब हम यहाँ पे गैमेट्स को फ्यूज़ कराएंगे। तो गैमेट्स फ्यूज़ तभी होंगे जब गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स बनने के लिए यहाँ पे हम लोगों को चाहिए हमारा स्टेमन और कार्पल। तो यार सबसे पहले मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का 11th का चैप्टर तुमको अगर याद हो तो उसमें तुमने पढ़ा था कि किसी भी टिपिकल फ्लावर में, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ एंजियोस्पर्म है, तो इसमें हमको 4 होल देखने को मिलता है। सबसे बाहरी जो होल्ड है उसको हम कैलिक्स कहेंगे, जो कि हमारे सेपल्स के मिलने से बनता है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये सेपल्स हो गए। उसके बाद जो होल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, और वो बहुत सारे पेटल्स के मिलने से बनता है। उसके अंदर जो होल्ड हमको देखने को मिलेगा वो होगा एंड्रोइशियम, जो कि बहुत सारे स्टेमन के मिलने से बनेगा। और सबसे इनर जो होल्ड होगा उसको हम कहेंगे गाइनोइशियम। अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें दोनों होल्ड देखने को मिलेगा, मेल वाला होल्ड भी और फीमेल वाला होल्ड भी, एंड्रोइशियम भी और गाइनोइशियम भी। तो ये गाइनोइशियम जो है वो एक या एक से ज़्यादा कार्पल या पिस्टल के मिलने से बन सकता है, और जो हमारा एंड्रोइशियम है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेमन के मिलने से बन सकता है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे जो हमको ब्राइट कलर के है ना, कलरफुल जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, वो जो है हमारा पेटल्स होते हैं जो कि कोरोला को फॉर्म करते हैं। और सबसे बाहरी में जो ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर है जो कैलिक्स है ना, ये जो है सेपल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर फीमेल पे आएंगे। तो मेल वाला जो पार्ट है वो टिपिकली एंड्रोइशियम बहुत सारे स्टेमन्स के मिलने से बनता है, जिसमें हम स्टेमन को, एक टिपिकल स्टेमन को देखेंगे तो उसमें नीचे में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट कहेंगे, और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स बनता है उसको हम एंथर कहते हैं। एक टिपिकल जो एंथर होता है वो हमको 2 लोब्स देखने को मिलता है, तो बाइलोब्ड होगा वो, और हर लोब में 2 थैले देखने को मिलेंगे। तो टोटल हो गए थैले 4, क्योंकि लोब है यहाँ पे 2। तो एक टिपिकल जो एंथर है वो हमको है ना, हर लोब में 2 थीका मिलेगा, इसलिए टोटल थीका कितने हो गए, 4। तो अगर 4 थीका हो गए तो हम एंथर को क्या बोलेंगे कि एंथर कैसा है हमारा, टेट्राथीकस यहाँ पे हमारा एंथर है। और एंथर जो है वो अपने फिलामेंट के थ्रू किस चीज़ से जुड़ा हो सकता है, या तो थैलमस से या फिर डायरेक्टली पेटल से। तो सोलेनेसी फैमिली में हमको देखने को मिलता है कि पेटल से जुड़ा होता है फिलामेंट। ठीक है, तो यार थैलमस क्या होता है जानते हो ना, कि फ्लावर का जो स्टॉक होता है ना, पेडिसेल होता है ना, तो उसका जो स्वोलन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थैलमस। ठीक है, इसको रिसेप्टिकल भी कह सकते हो। तो इस चीज़ से जो है तुम्हारा ये टिपिकल फिलामेंट स्टेमन का जुड़ा हुआ दिख सकता है। अगर हम एंथर को अब कट करके देखें तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शनल व्यू बना दिया एंथर का। पहला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है और दूसरा मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया। अगर तुम ऐसे लंबा लंबा काटोगे एंथर को तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि हर एंथर में, यहाँ पे लंबा लंबा काटा, ट्रांसवर्स भी काटा हुआ है, तो हर एंथर में तुमको ये 2 लोब देखने को मिलेगा। ये एक लोब हो गया, ये एक लोब है, और हर लोब के अंदर तुमको कितना थीका देखने को मिलेगा, ऐसे 2 थीका देखने को मिलेगा। तो 2 थीका होगा तुमको एक लोब में, है ना, तो तुम उसको अल्टीमेटली 4 थीका देखने को मिलेगा, तो इसको तुम टेट्राथीकस कहोगे, है ना, किसी भी एंथर को। ठीक है, 2 थीका अनदर लोब में, 2 थीका इस लोब में। ठीक है, अब अगर थीका है तो थीका के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो थीका के अंदर हमको देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनाने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर, मेगास्पोर मतलब फीमेल स्पोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये सारे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो टेट्रागोनली ऐसे टेट्रागोन टाइप बना करके स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक टिपिकल एंथर में हमको कितने माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर कितना होगा, 4, और हर एक थीका के अंदर हमको एक माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, माइक्रोस्पोर्स। मेल और फीमेल में डिफरेंस ये है कि मेल बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स को बनाता है, फीमेल एक ही मेगास्पोर को बनाती है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को अगर हम देखें तो फिर हमको वही चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो है हमको माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो हमको होमोजिनस मास ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है, इसी को हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर्स को बनाएगा। अभी अगर ये बचपन की बात है, पहले की बात है, तो मैंने इसको बोला कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लेकिन वही जब ये पॉलन ग्रेन को कंटेन करने लगेगा, बना लेगा पॉलन ग्रेन्स को, तो इसको हम पॉलन सैक बोलेंगे। तो सबसे पहला कंफ्यूजन मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसी का नाम पॉलन सैक है। माइक्रोस्पोरेंजियम उसको हम तब कहेंगे जब उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको हम पॉलन सैक तब कहेंगे जब उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनकर रेडी हो चुके हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा, और किसी भी एक टिपिकल अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का हम अगर वॉल देखते हैं तो इसके वॉल में हमको ये 4 लेयर्स देखने को मिलते हैं इन द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये 4 लेयर्स है, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेशियम, फिर है मिडिल लेयर, और फिर लास्टली हमको क्या देखने को मिलेगा, टैपेटम देखने को मिलेगा, जिसमें आउटर 3 जो लेयर है एपिडर्मिस, इंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये सारे प्रोटेक्टिव है नेचर में, और जो लास्ट वाला हमारा टैपेटम है ये न्यूट्रिटिव है नेचर में, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना, किसको, अंदर वाले टिश्यू को, स्पोरोजिनस टिश्यू को, है ना। अब हम जानते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स ही अल्टीमेटली अपने आप को, है ना, मियोसिस करवा करके पॉलन ग्रेन्स बनवाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक बात जानते हैं कि जब ये अंदर में, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स जब मियोसिस करने के लिए रेडी हो गए तो इनका नाम क्या पड़ेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मदर सेल अभी भी डिप्लॉयड है, लेकिन जब ये मियोसिस कर लेगा, जब ये माइक्रोस्पोर्स बना देगा तो कैसा बन जाएगा, ये हैप्लॉइड बन जाएगा। तो देखो हमने लिखा कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और फिर क्या होगा, जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने वाला है तो इसी को हम पॉलन मदर सेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलन ग्रेन्स बनेगा एक सेल्स में, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे हैप्लॉइड है। अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो माइक्रोस्पोर इसने बनाया पहले 4, ये चारों एक दूसरे से चिपके पड़े थे, जुड़े पड़े थे, क्यों, है ना, कैलोस की लाइनिंग से एक दूसरे से चिपके पड़े थे। जब इनमें डिहाइड्रेशन होगा यानी मैचुरेशन होगा, तब ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं यानी चारों जो पॉलन है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग हो जाएगा, और अलग अलग ग्रेन्स जब बनेगा तो उसको हम पॉलन ग्रेन नाम देंगे। अब पॉलन ग्रेन कोई गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर, है ना, अभी फिर से डिवीजन होगा और फिर वहां पे मेल गैमेट बनेंगे। तो हम पॉलन ग्रेन को गैमेट नहीं कहेंगे, इसको गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर गैमेट बनने वाला है, ये मेल गैमेट खुद नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर पॉलन ग्रेन बन चुका है तो अब क्या होगा, तो चूंकि ये एक सेल है, हैप्लॉइड है, तो अब ये फर्दर मियोसिस नहीं कर सकता, अब ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और एक सेल अगर माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो वो 2 सेल बनाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो माइटोसिस करते हैं ये इक्वल डिवीजन नहीं होता, ये एसिमेट्रिकल अनइक्वल डिवीजन होता है, जहां पे एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल ये बनाते हैं। जो बड़ा सेल इन्होंने बनाया वो वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, और जो छोटा सेल इन्होंने बनाया वो जेनरेटिव सेल कहलाएगा। जेनरेटिव सेल का जो शेप है वो भी स्पिंडल शेप है, और इसके न्यूक्लियस का भी शेप कैसा है, स्पिंडल शेप है। वेजिटेटिव सेल जो है वो लगभग, है ना, बड़ा है साइज में, सर्कुलर टाइप का है, इसका जो न्यूक्लियस का शेप है वो इसके तरह स्पिंडल शेप नहीं है, इररेगुलर शेप का है। तो यार देख लो, पॉलन ग्रेन जो था वो अल्टीमेटली मियोसिस 2 का प्रोडक्ट था। 4 पॉलन बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। लेकिन अभी बात वहीं नहीं रुकेगी, पॉलन ग्रेन के अंदर दोबारा क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस देखने को मिलेगा, और 2 अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जेनरेटिव सेल होगा। अल्टीमेटली अभी भी मेल गैमेट्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब ये जेनरेटिव सेल दोबारा जब अपने अंदर माइटोसिस करेगा तो ये 2 मेल गैमेट्स को बनाएगा, यानी एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स बनाने की कैपेसिटी होती है। बात बाकी तुमको पता है, पॉलन ग्रेन का साइज तुम्हारा 25 to 50 माइक्रोमीटर्स तुमको देखने को मिलेगा। ये जो पॉलन ग्रेन है इसके बाहर में एक बहुत ही टफ कवरिंग है, एक बहुत थिक, बहुत रेजिस्टेंट कवरिंग है, बहुत मजबूत चीज है ना, तो इस चीज का नाम एक्साइन रखते हैं। और जो अंदर वाला लेयर है पॉलन ग्रेन का, जो अंदर से कवर करा, उसको हम इंटाइन कहते हैं। तो इंटाइन एक्चुअल में उसी चीज से बना है जिससे प्लांट का सेल वॉल बनता है, यानी सेलुलोज और पेक्टोज से। लेकिन जो एक्साइन है ये बहुत टफ, बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। तो इसको डिग्रेड करना नहीं है पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। किसको? स्पोरोपोलिनिन को। लेकिन अगर मेरे इस सेल में यानी जेनरेटिव सेल में जो छोटा सा है, इसमें अगर माइटोसिस हुआ तो 2 मेल गैमेट्स तो बनेंगे ही। तो अब मेल गैमेट्स बनेंगे तो तुम तो जानते हो कि अगर तुम पॉलिनेट हो चुके, पॉलिनेशन हो चुका है, तो इसी पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब का निकलना जरूरी है जो कि फीमेल के स्टाइल से, है ना, क्रॉस करते हुए नीचे जाए और फिर एक के पास मेल गैमेट को पहुंचाए। तो बताओ अब यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा कैसे, जब बाहर में बहुत ही टफ एक लेयर यहाँ पे एक्साइन कवर कर रहा है। तो हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन में एक छोटा सा एरिया होता है जहां पे एक्साइन नहीं होता, गायब होता है, तो उस एरिया को हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां से पॉलन ट्यूब है बाहर इलोंगेट कर सकता है और दोनों मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा एसिमेट्रिकल डिवीजन इन पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली अगर एक जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ तो 2 मेल गैमेट यहाँ पे बनेंगे। और ये जनरेटिव सेल किसके अंदर था? ये था पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन के बारे में एक और बात लिखी हुई है कि इसको बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में एज अ न्यूट्रिटिव सोर्स इसको लेते हैं। इंडिया में उतना इसका प्रचलन अभी नहीं है। और पॉलन ग्रेन्स जो है, कुछ सीजन में पॉलन बहुत ज्यादा उड़ते हैं तो कुछ लोग बहुत एलर्जिक होते हैं, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलन आर न्यूट्रिएंट रिच बट दे आर एलर्जिक एज वेल। ठीक है, बाकी जो है 2 मेल गैमेट्स बनते हैं एक पॉलन से, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेटिव सेल, नॉट वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे।
तो देखो यार, अब एक्चुअल में क्या है ना कि जब पॉलिनेशन होता है, यानी जब पॉलन निकलता है, किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला उड़ के कहीं और जा रहा है, तो 60% एंजियोस्पर्म में, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है कि 2 ही सेल स्टेज पे पॉलिनेशन देखने को मिलता है, यानी एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज पे ही पॉलन ट्रांसफर होता है, लेकिन जो रेस्ट 40% बच गए, उनमें जो हमारा जेनरेटिव सेल है वो भी माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है, और फिर वो क्या बना देता है ना, 2 मेल गैमेट्स बना देता है और एक वेजिटेटिव सेल तो रहता ही। तो 3 सेल स्टेज में कम एंजियोस्पर्म, 40% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग को ये भी जानना है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के कुछ ही टाइम के बाद मर जाता है, उसके वायबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ का महीनों तक चलता है। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा, याद रखना है कि जो हमारे जो वीट है, राइस है, ये सारे जो ग्रासेस हैं, इन सबका आधे घंटे का ही पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी टाइम होता है। और जो हमारी ये 3 फैमिली है, सोलेनेसी आलू वाली फैमिली, रोजेसी है ना, रोजिएसी जो है वो कौन सी फैमिली, रोज वाली फैमिली है, और हमारा जो लेग्यूमिनोसी है, ये तीनों जो फैमिली है इनका जो है अप टू मेनी मंथ्स तक पॉलन ग्रेन जो है वो जिंदा रहेगा, वायबल रहेगा। तो इतनी ही बात तुमको बेसिकली जाननी है तुमको अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे मेल का जो अल्टीमेटली म्यूसिस होकर जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो थे माइक्रोस्पोर्स, है ना। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड थी, उसमें अगर म्यूसिस हुआ तो 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। वैसे ही फीमेल में क्या होगा कि हम उस स्पोर को, मेगास्पोर बनने को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जैसे मेल में हो रहा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो रहा था, वैसे यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाइनोशियम का जो बेसिक एक यूनिट है जिसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। तो एक टिपिकल पिस्टिल या कार्पेल में हमको सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो स्टिकी है, जो पॉलन ग्रेन्स को है ना होल्ड करेगा, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स चिपक के रहेंगे, वो स्टिग्मा है। एक जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, जो कनेक्टेड किससे होता है, ओवरी से कनेक्टेड होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल रखा हुआ है, यहाँ पे ये जो है पार्ट, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल जो है वो ओवरी के वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। अगर हम एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो यार ये ओव्यूल ही है जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा, और ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो देखो यार, ओव्यूल जो है, तुम जानते हो कि सीड में बाहर में 2 कवरिंग होती है, टेस्टा और टेगमेन। वैसे ही यहाँ ओव्यूल में भी 2 कवरिंग देखने को मिलेगी, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। लेकिन सीधे इनर इंटेग्यूमेंट के कॉन्टैक्ट में ओव्यूल नहीं होता है ना, ओव्यूल और इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में हमको न्यूसेलस सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये न्यूसेलस क्या है भाई, ये एक जो है होमोजेनस मास ऑफ सेल्स है। इसी न्यूसेलस के सेल्स में से कोई एक सेल निकलेगा और ओव्यूल के अंदर चला जाएगा, और वो अपने आप को डिक्लेयर कर देगा कि भाई मैं अब न्यूसेलस का सेल नहीं हूं, मैं अब मेगास्पोर मदर सेल हूं, अब मेरा नाम मेगास्पोर मदर सेल रखो, और अब मैं अपने में मियोसिस करूंगा जिससे मैं मेगास्पोर्स को बनाऊंगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि ओव्यूल के अंदर तुमको मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है वो देखने को मिलेगा, बट वो टेक्निकली न्यूसेलस का सेल था जो ओव्यूल के अंदर इंटर किया। बाकी तुम जानते हो यहाँ पे ओव्यूल में 2 इंड्स देखने को मिलते हैं। जो ओपन इंड होता है जहां से है ना वाटर या फिर एयर आता है अंदर में, उसको हम लोग जो है माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड का इंड होता है उसको हम जो है चैलेजल इंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि अभी ये ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट है, बाद में टेस्टा और टेगमेन बनाएगा, सीड की कवरिंग बनाएगा। बाकी तुम जानते हो ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पे ये फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से अटैच्ड है, यानी इंटेग्यूमेंट से अटैच्ड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या नाम देंगे, हाइलम नाम देंगे। ठीक है, फ्यूनिकल कनेक्ट करता है ओव्यूल को किससे, प्लेसेंटा से। आते हैं हम न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल पे। जैसा मैंने अभी बताया कि एक सेल को भी न्यूसेलस का जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं जा रहा हूं ओव्यूल के अंदर और मैं अब जो है अपने आप में म्यूसिस करूंगा, मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। अब तुम सब जानते हो कि जब भी म्यूसिस 2 कंप्लीट होगा किसी भी एक सेल में तो 4 सेल्स बनेंगे, तो कायदे से 4 मेगास्पोर्स बनने चाहिए, लेकिन फीमेल में अल्टीमेटली हमको एक ही मेगास्पोर जो है वो जिंदा बचा हुआ दिखता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस जिसमें अल्टीमेटली एक ही मेगास्पोर बन रहा है, इस प्रोसेस का नाम पड़ेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम एक ही स्पोर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे, जिसमें से 3 सेल्स जो है वो मर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, और जो एक हैप्लॉइड सेल बचेगा ये अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि मैं बन रहा हूं जो है क्या, मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर यहाँ पे एंजियोस्पर्म में बनते हुए दिखते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि मेल में 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, लेकिन फीमेल में जो है वो एक ही मेगास्पोर बनेगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से।
ठीक है। अब देखो ये मेरा पर्टिकुलरली एक जो मेगास्पोर है वो बन के तैयार है, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, अब ये जो है वो मेल मेगास्पोर की तरह माइटोसिस नहीं करेगा। सबसे पहले जो है ये अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, खाली न्यूक्लियस को ये डिवाइड करेगा खटाखट। तो देखो यार, जब पहली बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना, फिर इसमें दोबारा एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो फिर 2 से 4 न्यूक्लियस वाला स्टेज बना, और फिर उसमें यानी तीसरी बार, टोटल 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो फिर 4 न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज यहाँ पे देखने को मिला। तो अब क्या हुआ कि एक मेगास्पोर जो थी वही अब है, लेकिन इसको मेगास्पोर कहना सही क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस है। अब अगर इसमें जो है 8 न्यूक्लियस आ गया है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम अब एम्ब्रियो सैक पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एम्ब्रियो सैक मतलब क्या हो गया कि इसमें 8 न्यूक्लियर स्टेज हमको देखने को मिल गया। अब क्या होगा ना, क्योंकि खाली न्यूक्लियर डिवीजन तो करेंगे नहीं, यहाँ पे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो जब अल्टीमेटली सेल वॉल बन जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है कि पहले तो न्यूक्लियस जो बना था 8 वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो 3 न्यूक्लियस नीचे, 3 न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 6 हो गया। 2 न्यूक्लियस और बचा जो टोटल 8 करना है, तो बीच में जाके 2 न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमको जो है 2 इंट्स था ओव्यूल में, हमको अच्छे से याद है, एक माइक्रोपाइलर इंट था और एक चैलेजल इंट था। ठीक है, तो तुम याद कैसे रखोगे, AC से याद रखना, A फॉर एंटीपोडल सेल, यानी कि 3 जो एंटीपोडल सेल है वो चैलेजल इंट पे जाकर के इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और जो बचे 3 सेल नीचे में आ जाएंगे, जिसमें 2 कहलाएंगे सिनर्जिड और एक कहलाएगा फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या कहेंगे, एग। तो ये जो बीच में एक अकेला सेल है ये है फीमेल का एग, है ना, फीमेल गैमेट है, ये हैप्लॉइड है, इसका नाम हमने रखा है एग। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इंट पे 2 सिनर्जिड और एक एग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 3 जो है अलग अलग सेल्स, एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगे। 3 6 सेल हो गए। अब बीच में 2 सेल नहीं, बीच में खाली एक ही सेल का फॉर्मेशन होता है जो बाई न्यूक्लिएट होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इस वाले सेल का नाम सेंट्रल सेल पड़ता है क्योंकि ये बीच में है, और इसमें जो बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई तुमसे पूछे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, सो व्हाट इज गैमेटोफाइट, विच कंटेन्स गैमेट, और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग है, सो द एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। बेसिकली इट हैज 8 न्यूक्लियस बट ओनली 7 सेल, सो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कंडीशन। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल लेकिन 8 न्यूक्लियस, और मेल गैमेटोफाइट जो था वो पॉलन ग्रेन था, जो 60% एंजियोस्पर्म में है ना वो 2 सेल स्टेज में ही बाहर रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, और रेस्ट जो 40% बच गए उनमें 3 सेल स्टेज पे रिलीज होता है। अब हम आते हैं, अब मेल गैमेट भी बना लिया हमने, फीमेल गैमेट भी बना लिया, तो अब दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन कर देंगे तो पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा, है ना, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और उसके बाद पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली मेल गैमेट को पहुंचा देगा एम्ब्रियो सैक तक। तो अब चूंकि तुमको याद है कि एक जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाया था, तो यहाँ पे दोनों मेल गैमेट जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर और दोनों जो है वो फ्यूजन दिखाएगा। अगर कोई मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो गया है तो जाइगोट बनेगा, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो जो सेंट्रल सेल का जो पोलर न्यूक्लियाई था, ये वाला जो न्यूक्लियाई था, इसके साथ जाके मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, तो वो एक ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगा, जिससे अल्टीमेटली आगे इंडोस्पर्म बनेगा। और अगर एग के साथ फ्यूज होगा तो एक डिप्लॉइड कंडीशन जनरेट होगा, जिससे जाइगोट बनेगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमको 2 बार देखने को मिल रही है, मेल गैमेट 2 अलग अलग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के साथ जाके फ्यूज हो रहा है। तो अगर वो जो है एग के साथ फ्यूज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और अगर वो जो है बीच वाला जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ जाके फ्यूज कर रहा है तो एक ट्रिप्लॉइड कंडीशन, एक ट्रिप्लॉइड सेल जनरेट होगा, है ना, और उसको हम लोग जो है क्या नाम देते हैं उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है अल्टीमेटली ये चीज जो है आगे जाके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। अभी फिलहाल इंडोस्पर्म नहीं बना है, लेकिन ये जो सेल बना है ट्रिपल फ्यूजन के बाद, ये आगे जाके इंडोस्पर्म को बना सकता है। तो इस सेल का नाम पड़ता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर आगे तुमसे कोई पूछे कि जो इंडोस्पर्म है उसकी क्या प्लॉइडी है, तो तुम उसको ट्रिप्लॉइड कहोगे, और जाइगोट तो सब जानते हैं डिप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, अब देखो जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, तो एनसीईआरटी में बकायदा डायग्राम बना हुआ है कि पहले जो एम्ब्रियो इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर यही हर्ट शेपेड एम्ब्रियो बन जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को मैच्योर तब कहेंगे जब उसमें कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स बना दिए हैं, तो ये क्या है, हमको एक डाइकॉट एम्ब्रियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडोस्पर्म जो है, ये बात याद रखनी है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा है उससे पहले ही इंडोस्पर्म खटाखट बन के रेडी हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वही एक न्यूट्रिशन का जरिया है, किसको? उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दोनों चीज तो सेम टाइम पे बना, जाइगोट भी सेम टाइम पे बना और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल था वो भी सेम टाइम पे बना, लेकिन पहले तेजी से डिवाइड कौन करेगा ताकि वो खूब सारा एंडोस्पर्म बना दे? तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होगा। सो दिस इज रिटन, एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब हम जो है, क्या आपने कभी एंडोस्पर्म देखा है? बिल्कुल आपने देखा है। अगर आपने नारियल पानी पिया है तो उसमें जो पानी वाला पार्ट है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी कि उसमें है ना अभी खाली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। उस जो एंडोस्पर्म हमने बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे आगे जाके खाली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तो वो लिक्विड लाइक दिख रहा है। लेकिन अगर उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए तो वही जो कोकोनट का जो आपने पानी पिया है उसी में जो व्हाइट कलर का, क्योंकि कोकोनट इज अ सीड, तो उसमें व्हाइट कलर का जो चीज तुमको लगा हुआ दिख रहा है जिसको हम खाते हैं, कर्नल, वो जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं बना है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और व्हाइट कर्नल जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है कि जब भी हम पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से कहाँ, है ना, मेल से फीमेल पार्ट पे, यानी कि हमारे एंथर से पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं और वो कहाँ पे उनको कैच किया जाता है? स्टिग्मा पे। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। 3 तरह का होता है यहाँ पे पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी मतलब होता है ना कि सेम ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गया है। ठीक है, तो यहाँ 2 एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में है, वायोला और ऑक्सैलिस, तुमको याद रखना है। जिटोनोगैमी मतलब क्या हो गया? जिटोनोगैमी का मतलब हो गया कि सेम ही प्लांट था लेकिन फ्लावर जो थे उसके यूनिसेक्सुअल थे, है ना, यानी एक फ्लावर में खाली मेल पार्ट था, दूसरे में खाली फीमेल पार्ट था, है ना। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलेगा या मेज में देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीजों को हम जिटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा वो क्या हो गया? हमारा जेनोगैमी। तो जेनोगैमी मतलब क्या है? 2 अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट पे खाली मेल ही फ्लावर है, एक पे खाली फीमेल ही फ्लावर है, जो हमको पपाया के प्लांट में देखने को मिलता है। और तुमने कभी भी पपीता का प्लांट देखा होगा तो अकेला प्लांट कहीं लगा नहीं देखा होगा, दोनों अलग अलग अपोजिट सेक्स के प्लांट बगल बगल में लगाए जाते हैं ताकि, है ना, वो फ्रूट फॉर्मेशन कर सके, पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करा रहा है तो उसको हम बायोटिक एजेंट कहेंगे, और अगर कोई नॉन लिविंग चीज करा रहा है तो उसको हम एबायोटिक एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो जो है बायोटिक जो है मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है, एबायोटिक से कम होता है। एबायोटिक में भी 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो विंड या तो वाटर, जिसमें विंड सबसे ज्यादा जो है एबायोटिक एजेंट की तरह एक्ट करता है। पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी पूरी तरह से पानी का यूज नहीं करते। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, फ्लावर उनके, और वो विंड का यूज कर लेते हैं पॉलिनेशन में, जैसे वाटर हायासिंथ हो गया या वाटर लिली हो गया, पानी में रहने के बाद भी पानी का यूज नहीं करते। सो अगर कोई एग्जाम में पूछे एबायोटिक एजेंट में ज्यादा कॉमन कौन सा है, तो एयर कहना। और अगर बायोटिक पूछे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम बीज को जानते हो, मधुमक्खी तुमने देखा भी होगा, इधर से उधर जो है वो नेक्टर के तलाश में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ ऐसे घूमती रहती है। सो बायोटिक एजेंट्स आर मोर कॉमन, जिसमें बी डोमिनेंट है, रिलायबल भी ये चीज है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ही ना जो फ्लावर है वो रंग बिरंगे पेटल्स को रखेगा या फिर अच्छे अच्छे स्मेल को निकालेगा। कुछ फ्लावर्स जो है वो बदबू को भी निकालते हैं, क्योंकि जब फ्लाइज हो गई या बीटल्स हो गई वो सारी जो है वो बैड स्मेल, फॉल स्मेल से अट्रैक्ट होती हैं। खैर वो सब बात की बात है। तो पॉलिनेशन अगर तुमको इनके थ्रू कराना है, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, तो फ्लावर जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर तुमको पॉलिनेटिंग एजेंट विंड को यूज करना है तो उसके लिए जो है तुम्हारा पॉलन ग्रेन भारी नहीं, हल्का होना चाहिए ताकि विंड में आसानी से उड़ सके। स्टेमन जो है एक्सपोज होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन आराम से निकल के पहुंच सके, है ना। और जो उसका स्टिग्मा होना चाहिए वो फेदरी होना चाहिए, वो भी हवा में झूलता रहना, और स्टिकी होना चाहिए ताकि जो है वो कैच कर सके, है ना, किस चीज को? तो पॉलन को। ठीक है, अब आते हैं वाटर पे। तो वाटर में तुम्हारा 2 एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जो वाटर को यूज करते हैं प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर हैं और कुछ जो है पानी के सरफेस पे। तो पानी के सरफेस पे जो भी प्लांट है जो वाटर का यूज करता है फॉर पॉलिनेशन, उसका एग्जांपल वेलिस्नेरिया दिया हुआ है। ये सर्कुलर जो मैंने लिखा है ये इसके पॉलन ग्रेन्स है जो सर्कुलर है, क्योंकि इनको पानी में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई प्लांट पानी के अंदर है, इनसाइड रहता है, जैसे जोस्टेरा मरीन ग्रास, तो इनका जो पॉलन होगा वो रिबन लाइक होगा, क्योंकि उसको पानी के अंदर स्विम करना होगा। तो जोस्टेरा का जो है पॉलन है वो कैसा है? वो रिबन लाइक शेप है ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके पानी के अंदर। और दूसरा वो म्यूसिले से कवर्ड होगा ताकि वो पानी के अंदर जाने पे भी गीला ना हो, भींगे नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको पानी में रहने वाले भी मैक्सिमम प्लांट्स पानी का यूज नहीं करते पॉलिनेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिर्फ 30 ही जीनस है प्लांट्स के जो पानी का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। वाटर हायासिंथ हो गया, वाटर लिली रहते पानी में है, लेकिन ये भी जो है वो दूसरे एजेंट्स का, इंसेक्ट का या एयर का यूज कर लेते हैं, ये पानी का यूज नहीं करते। मैक्सिमम पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से होता है।
उसमें भी बीज के थ्रू होता है। बाकी यार कोई भी ऐसा ग्रेजिंग एनिमल है, इस फ्लावर से सट गया उस फ्लावर से सट गया, तो वो भी पॉलिनेशन करा सकता है। जैसे बड़े बड़े एनिमल से मंकी, एप्स, लिजर्ड, ये सारे करा सकते हैं। छोटे इंसेक्ट्स हो गए, बीज, बम्बल बीज हो गए, मॉथ, वैस्प, बटरफ्लाई, ये सारे भी पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग का मतलब ही है कि इन ब्रीडिंग मतलब खुद में ही ब्रीड करते रहना करते रहना करते रहना, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जनरेट कर सकता है। आउट ब्रीडिंग का मतलब है कि नहीं यार, एक ही प्लांट में अगर दोनों चीज आती है, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, फिर भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ना करें, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो उस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए जो भी चीज प्लांट यूज करता है, ऑप्ट करता है, अडेप्ट करता है, उन चीजों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यानी बाहर ब्रीडिंग करने में हेल्प कराने वाले चीजें, है ना, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये एक तरीका है प्लांट का कि वो दोनों बाइसेक्सुअल बना ही नहीं फ्लावर, मेल फीमेल दोनों सेम फ्लावर में बनाए ही ना, यूनिसेक्सुअल बनाए। या दूसरा तरीका है नॉन सिंक्रोनी, यानी कि अगर मान लो कि दोनों चीज है सेम फ्लावर में, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, लेकिन मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया फीमेल बाद में, या फीमेल पहले मैच्योर हो गई मेल बाद में, तो सिंक्रोनी नहीं है दोनों के मैच्योरेशन के टाइम पे। या मान लो हाइट का डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है, हमने क्या मान लिया कि फीमेल ऊंची और मेल नीचे, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो ऊपर की तरफ तो उड़ के जाने का चांस एकदम नेग्लिजिबल है ना, हम ये मान सकते हैं पॉलन नीचे ही शेड होते हैं। तो ये भी एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने का, फीमेल को लंबी बना दो, ऊंची बना दो, है ना। या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्टिग्मा जो है वो बेस्ट पॉलन को सेलेक्ट करती है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे, है ना। ये बात पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एक चीज है। देखो, एक स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलेंस आके लैंड करते हैं और फिर स्टिग्मा बेस्ट पॉलन को चूज करती है, उसी को अलाउ करती है कि वो अपना पॉलन ट्यूब को नीचे ग्रो करा सके। तो जो केमिकल इंटरैक्शन है उसमें जो है स्टिग्मा जो है अपने वाले पॉलन को रिजेक्ट कर देगी, जो बेस्ट पॉलन है जो दूसरे से आया है उसको वो एक्सेप्ट करेगी। इस चीज को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं कि स्टिग्मा बेस्ट पॉलन को केमिकल इंटरैक्शन से सारे के सारे पॉलन जो भी आए हैं उसमें से बेस्ट पॉलन को सेलेक्ट करेगी। तो ये भी एक तरीका है कि वो अपना सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहेगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक मैच्योर एम्ब्रियो के बारे में, क्योंकि हमने अभी क्या कर लिया कि हमने जो है पॉलिनेशन करा लिया, जाइगोट बना लिया, एम्ब्रियो भी देख लिया हमने कि कोई ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, कोई हार्ट शेपेड एम्ब्रियो है, कोई मैच्योर एम्ब्रियो है। तो अब हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो का अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। तो पहला हमारा टाइप है डाइकॉट एम्ब्रियो और दूसरा हमारा टाइप है मोनोकॉट एम्ब्रियो। हम लोग जो है जानते हैं कि एंजियोस्पर्म का दोनों क्लासिफिकेशन है, या तो डाइकॉट हो सकता है या फिर मोनोकॉट। इन दोनों का डायग्राम एम्ब्रियो का एनसीईआरटी में बना है, तो हम लोगों को दोनों चीज को यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो तुमको जब भी दो कॉटिलिडन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो तुम उस प्लांट को क्या कहोगे, डाइकॉट, है ना। और अगर एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन देखने को मिलेगा तो तुम उसको क्या कहोगे, मोनोकॉट कहोगे। अब ध्यान से सुनो और समझो इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने जो है कॉटिलिडन जिस पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, यही वो लाइन है, यही वो एक्सिस है जिसके ऊपर से दोनों कॉटिलिडन निकल रहे हैं। तो कॉटिलिडन जिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जा रहा है, इस चीज का नाम क्या रखते हैं हम लोग, इपिकोटाइल। और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे जो भी चीजें देखने को मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। एक इमेजिनरी हम एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान लेते हैं जिसका नाम हमने रखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्यों भाई, क्योंकि यार इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमको दोनों चीज देखने को मिलेगा, एक तो रेडिकल और दूसरा प्लूमुल। तो रेडिकल क्या है, इसके नीचे यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो भी चीज आ रहा है वही अल्टीमेटली जो है वो क्या करेगा, है ना, वो रूट सिस्टम को फॉर्म करेगा। और इसके ऊपर जो भी चीजें हैं जहां से कॉटिलिडन निकल रहे हैं अल्टीमेट जो शूट सिस्टम को बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लूमुल। तो हम सब जानते हैं कि रेडिकल जो है वो कवर्ड किस चीज से होगा, रूट कैप से यहाँ कवर्ड होगा, और प्लूमुल अल्टीमेटली शूट सिस्टम को यहाँ पे बनाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या देखने को मिलता है, एक ही कॉटिलिडन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सील्ड सेपरेट कॉटिलिडन, इसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। बाद बाकी हम लोग यहाँ पे भी जानते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को रेडिकल और प्लूमुल देखने को मिलेगा। रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूमुल शूट सिस्टम बनाएगा। यहाँ पे मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक्स्ट्रा क्या चीज देखने को मिलता है कि जो हमारा है ना प्लूमुल है वो कवर होता है कोलियोप्टाइल से, और जो हमारा रेडिकल है वो अल्टीमेटली कवर्ड होता है कोलियोराइजा से। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है वो दोनों एडिशनल चीज देखने को मिलेगा, जहां पे है ना, कहाँ पे, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में। तो वो जो हमारा कोलियोराइजा है, आर फॉर राइजा, तो ये पूरे रूट सिस्टम की चीजों को कवर करेगा, मतलब रेडिकल को रूट कैप और फिर रूट कैप को अल्टीमेटली, यानी इन दोनों को रेडिकल और रूट कैप को कौन कवर करेगा, कोलियोराइजा कवर करेगा। ठीक है, तो ये सारी बात तुमको समझ में आ गई। यहाँ पे भी हम ये एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरह से मान रहे हैं। आते हैं हम लोग अब अल्टीमेटली सीड पे। अब ये चैप्टर में कुछ नहीं बचा, अब आसान सा चीज है। सीड क्या है, तो ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो गया तो वही जाके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और अगर ओवरी हो गई फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या कहलाएगी, फ्रूट कहलाएगी। सीड कोड हम लोग जानते हैं टेस्टा और टेगमेन होते हैं। जो नाम हम ले रहे हैं वो आउटर इनर सीक्वेंस में ही लेते हैं, आउटर वाला टेस्टा हो गया, इनर वाला टेगमेन हो गया। अब सीड जो है, अब सीड में क्या है ना, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड जब जर्मिनेट होता है उनका, तो उनका सीड पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, खत्म कर लेता है ना। तो उनको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जिनमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ सीड ही, जर्मिनेशन ऑफ सीड ही
खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पूरा का पूरा यूज नहीं करते अपना एंडोस्पर्म, तो बचा करके रखते हैं अपने सीड के अंदर एंडोस्पर्म, उनको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मोनोकॉट्स होते हैं वो अपना पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाते, नहीं खत्म करते जर्मिनेशन के दौरान, और वो एंडोस्पर्म बचा के रखते हैं। तो ऐसे सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे, जो मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया। एक का दो का एक्सेप्शन है ऐसे डाइकॉट का, जैसे कैस्टर। तो कैस्टर एक डाइकॉट है, लेकिन फिर भी वो अपना एंडोस्पर्म बचा करके रखता है, तो एल्ब्यूमिनस सीड का वो टाइप होता है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, और ये यूजुअली डाइकॉट्स दिखाते हैं, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया। लेकिन फिर वही बात, कुछ ऐसे मोनोकॉट्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्किड्स को जानते हैं। ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट है, लेकिन उसमें जो है हमको एंडोस्पर्म जो है वो देखने को नहीं मिलता, जबकि मोनोकॉट्स में मोस्टली में देखने को मिलता है सीड में। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या है? तो देखो यार, अब सीड जो है, सीड में जनरली न्यूसेलस जो है वो बचा हुआ नहीं दिखता, लेकिन अगर परसिस्टेंट दिख रहा है, ये नीट में बार बार आता है। ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया या फिर बीट हो गया, इन सब में न्यूसेलस परसिस्टेंट रह जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म नाम देते हैं। अब डोरमेंसी रिकॉर्ड है, मतलब मान लो कि अभी सीड बन गया, तो ये सीड कितने टाइम तक जो है वो वायबल रहेगा, डोरमेंट रहेगा, जिंदा बचेगा? तो जनरली सीड्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है ना। लेकिन दो ऐसे प्लांट्स रिपोर्ट किए गए हैं जो कि यार देख लो यहाँ पे 10,000 साल तक इनके सीड जो है वो जिंदा थे। जैसे ल्यूपिनस आर्टिकस, जो आर्टिक टुंड्रा में पाया गया, तो ये 10,000 साल पुराना सीड को भी जब जर्मिनेट कराया गया तो वो जर्मिनेशन दिखा दिया। सो दिस इज अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल, वेरी तगड़ा एग्जाम्पल कि सीड कितने लंबे समय तक वायबल यानी डोरमेंसी शो कर सकता है। बाकी एक जो डेट पाम है, जिसको फिनिक्स डैक्टिफेरा कहते हैं, डैक्टाइलीफेरा, वो कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है? 2000 साल तक वो सर्वाइव कर सकता है उसका सीड। नाम ही फिनिक्स है, फिनिक्स मतलब होता है इमोर्टल। ठीक है, फ्रूट पे आते हैं। फ्रूट क्या है यार? फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी, राइट। अब ट्रू फ्रूट भी हो सकता है या फॉल्स फ्रूट भी हो सकता है। तो ट्रू फ्रूट वो है जो कि एक ओवरी से ही वो फ्रूट बने, जैसे मैंगो प्लांट हो गया। लेकिन अगर ओवरी हटा दो प्लांट के दूसरे पार्ट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल थैलमस से अगर फ्रूट बन रहा है, तो वो ट्रू फ्रूट नहीं है, वो एक फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट का यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो, ये तीनों, यानी कि स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, या फिर हमारा कैश्यू हो गया, काजू वाला जो फ्रूट है, वो सारा का सारा ओवरी से जनरेट नहीं होता, ओवरी से नहीं बनता, वो किससे बनता है? थैलमस से बनता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये जो टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट ओनली, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो सीडलेस होता है, उसमें कोई भी सीड देखने को नहीं मिलता है। एपोमिक्सिस, तो जैसे एम्फीमिक्सिस क्या होता है? एम्फीमिक्सिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, तब सीड बनना। एपोमिक्सिस मतलब नहीं, अकेले अकेले जो है उसने क्या किया? सीड बना लिया। तो एपोमिक्सिस मतलब होता है ना कि ऐसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसने किसकी मिमिक्री कर ली? सेक्सुअल की। सीड बना लिया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अब सीड तो यार तुम जानते हो, सीड तो डिप्लॉइड ही बनेगा। लेकिन अगर मेगास्पोर मदर सेल है तो उसमें तो हैप्लॉइड, अगर मियोसिस 2 हो गया तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएगा। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि यार मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा, मैं फर्टिलाइजेशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं सीड बना लूंगा। सीड तो डिप्लॉइड ही बनेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे सीड हम लोग यहाँ पे? डिप्लॉइड सीड तो कैसे बनाएंगे? जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस ने क्या कर लेगा? माइटोसिस कर लेगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा, डायरेक्टली सीड बना देगा। ठीक है, तो जो सीड होगा वो एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, किससे? जो फीमेल है, फीमेल पेरेंट है उसी से। ठीक है, मेल पेरेंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं। आते हैं पॉलीइम्ब्रियोनी पे। तो देखो यार, पॉलीइम्ब्रियोनी का सीधा मतलब है कि एक से ज्यादा इम्ब्रियो सैक बनेंगे। अब तुमको मैंने बताया था कि न्यूसेलस के जो सेल्स थे उसमें से एक सेल निकल के आया था यहाँ ओव्यूल के अंदर, जिसने खुद को डिक्लेयर किया था कि मैं मेगास्पोर हूँ, मेगास्पोर मदर सेल हूँ, और वही मियोसिस 2 करेगा तो मेगास्पोर बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ? मोर देन 1 न्यूसेलस के सेल्स जो है आ गए अंदर ओव्यूल के, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, है ना। और फिर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक उन्होंने बना दिया। इस सिचुएशन का नाम पड़ता है पॉली एम्ब्रियोनी। अब बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बनेगा तो बहुत सारा जो है एग रहेगा, सारा फर्टिलाइज होगा और बहुत सारा एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा। अल्टीमेटली जो है हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ये पूरा चैप्टर का एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो वन शॉट में बहुत कम टाइम में ही कवर कर लिया है। तो मेरा पूरा इरादा है कि बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स 11 12 का इसी तरह से वन शॉट लाया जाए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वन शॉट में।